ये बात 16 मार्च 1986 की है। तिहाड़ जेल वो जगह है जो अपने सख्ती और डर के लिए मशहूर है। ऊंची ऊंची दीवारें, लोहे के भारी दरवाजे और चारों तरफ बस सन्नाटा। लेकिन उस दिन जेल के एक ब्लॉक में कुछ अलग ही माहौल था। वहां जन्मदिन की पार्टी चल रही थी। 7 गार्ड एक साथ बैठे थे, हंस रहे थे, मजाक कर रहे थे, मिठाई खा रहे थे। कुछ पल के लिए तो लगा ही नहीं कि ये जेल है, बल्कि बाहर कहीं दोस्तों का छोटा सा जश्न चल रहा हो। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिकनी थी। बस 5 मिनट बीते थे कि अचानक सब बदल गया। एक एक करके 7 गार्ड लड़खड़ाने लगे। किसी का हाथ दीवार पर टिका, कोई कुर्सी पकड़ने की कोशिश करने लगा। फिर धड़ाम धड़ाम सब के सब जमीन पर गिर पड़े। कोई चिल्लाया नहीं, कोई मदद मांग नहीं पाया। कुछ ही पलों में सारे के सारे बेहोश, पूरी तरह नॉकआउट। और उन बेहोश गार्डों के बीच में एक आदमी खड़ा था, शांत, बिल्कुल शांत। चेहरे पर कोई घबराहट नहीं, कोई डर नहीं। वो वही शख्स था जिसने थाईलैंड में घूमने वाले टूरिस्टों का गला घोंटा था, जिसने समंदर किनारे लाशें जलाई थीं, जिसने लोगों को बाथटब में डुबोकर मारा था। पूरे एशिया में कम से कम 12 हत्याओं का मालिक चार्ल्स शोभराज। वो बिना हड़बड़ी के आगे बढ़ा, गार्डों की बेल्ट से चाबियों का गुच्छा निकाला, फिर आराम से मेन गेट की तरफ चल दिया। कोई रोकने वाला नहीं, कोई सवाल करने वाला नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई कैदी नहीं, बल्कि जेल का मालिक हो जो अपनी मर्जी से बाहर घूमने निकला हो। कुछ ही घंटों में खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई। हर एयरपोर्ट पर अलर्ट, बॉर्डर सील कर दिए गए। इंटरपोल ने दुनिया भर में नोटिस जारी कर दिया। थाईलैंड की सरकार तो पहले से ही खून की प्यासी थी। वो सालों से इंतजार कर रही थी कि कब ये शख्स उनके हाथ लगे और मौत की सजा दी जाए। लेकिन असली ट्विस्ट तो इसके बाद आया। 3 हफ्ते बीत गए और एशिया का सबसे खतरनाक अपराधी गोवा के एक टूरिस्ट रेस्टोरेंट में खुली खिड़की के पास बैठा था। हवा चल रही थी, सड़क साफ दिख रही थी। वो आराम से झींगा करी खा रहा था और अखबार पढ़ रहा था। उसी अखबार के पहले पन्ने पर उसकी अपनी तस्वीर छपी थी, मोस्ट वांटेड। पुलिस जब वहां पहुंची तो वो न भागा न घबराया, बस हल्की सी मुस्कान दी और दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए, जैसे कह रहा हो, लो भाई, हथकड़ी लगा लो, मैं अब भागने वाला नहीं। अब जरा सोचो, अगर उसे आजादी नहीं चाहिए थी तो जेल से भागा ही क्यों? दुनिया इतनी बड़ी है, कहीं भी छुप सकता था, नई पहचान बना सकता था, चुपचाप जिंदगी गुजार सकता था। लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। सबसे बड़ा सवाल यही था, अगर उसकी जान बचानी थी तो एकमात्र जगह थी वही तिहाड़ जेल, जिससे वो अभी अभी भागा था। क्या जेल से भागना वाकई उसकी मौत का टिकट बनने वाला था? और क्या जानबूझकर पकड़ा जाना ही उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी रास्ता था? कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही सच्ची और हैरान कर देने वाली कहानियां आपको आगे भी मिलती रहें। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इन सवालों का जवाब हमें वापस तिहाड़ जेल में ही मिलता है। जनवरी 1986 में तिहाड़ की मोटी दीवारों के पीछे चार्ल्स शोभराज कोई साधारण कैदी नहीं था। वो तो वहां राजा बनकर रह रहा था, बाकी कैदियों से बिल्कुल अलग। गार्ड उसे साहब, बॉस, मालिक कहकर बुलाते थे। वो जेल के फटे पुराने कपड़े नहीं, बल्कि नाप के सिले हुए अच्छे कपड़े पहनता था। खाना जेल का नहीं, बाहर के रेस्टोरेंट से मंगवाता था। खाना सुंदर सी प्लेटों में खाता था। रात को लाइट बंद होने के बाद भी उसका आराम जारी रहता था। ठंडी ठंडी किंगफिशर बियर पहुंच जाती थी। जहां बाकी कैदी कंक्रीट की सख्त पट्टियों पर सोते थे, वहीं वो नरम बिस्तर और तकियों पर चैन की नींद लेता था। सवाल यह था कि जेल के अंदर ये सब हो कैसे रहा था? डर से नहीं, मारपीट से नहीं, सिर्फ और सिर्फ पैसों से। उसकी जैकेट के अंदर छुपी जेबों में हमेशा कीमती रत्न रहते थे। ये रत्न नगद पैसों से ज्यादा काम के थे, क्योंकि इन्हें आसानी से छुपाया जा सकता था और जरूरत पड़ते ही चुपचाप किसी के हाथ में सरका दिया जाता था। जेल के अंदर नोटों का लेन देन शक पैदा करता था, लेकिन एक छोटा सा रत्न किसी को दिखाई भी नहीं देता था। गार्ड, रसोइया, क्लर्क और जेलर का असिस्टेंट, हर कोई किसी न किसी तरह उसकी मदद करता था। बदले में उसे बेहतर खाना मिलता, समय पर खबर मिलती और कई नियम अपने आप ढीले पड़ जाते थे। यह सब खुले सौदे जैसा नहीं लगता था, बस छोटी छोटी मदद और उसके बदले मिलने वाला फायदा था। ये रत्न जेल के अंदर पैदा नहीं हुए थे,
जेल जाने से पहले उसने अपनी ज्यादातर कमाई नकद की जगह रत्नों में बदल ली थी। विदेशों में घूमते वक्त उसने इन्हें जमा किया था और कपड़ों की सिलाई में छुपाकर अपने साथ जेल के अंदर ले आया था। यही रत्न उसकी असली ताकत बने रहे। शोभराज ने तिहाड़ जेल को अपना प्राइवेट होटल बना रखा था। सजा की जगह नहीं, बल्कि पूरा आराम, हर तरह की सुख सुविधा। जो भी शोभराज के आसपास था, चाहे वो गार्ड हो, स्टाफ हो, कोई भी, सबको कुछ न कुछ फायदा पहुंच रहा था। गार्ड खुश, बाकी लोग खुश और पूरा सिस्टम चुपचाप चलता रहता। जब सबके जेब में कुछ गिर रहा हो तो सही गलत की लकीर अपने आप मिट जाती है। बात 1976 की है। फ्रेंच टूरिस्टों को ड्रग्स देने के केस में शोभराज को 12 साल की सजा हुई थी। वक्त गुजरता गया और अब 1986 आ गया। मतलब साफ, कुछ ही हफ्तों में सजा पूरी, जेल से रिहाई। किसी आम कैदी के लिए यह खुशी की बात होती, लेकिन शोभराज के लिए यह मौत का बुलावा था। क्यों? वजह बिल्कुल साफ थी। भारत से छूटते ही थाईलैंड की पुलिस इंतजार में थी। बैंकॉक एयरपोर्ट पर हथकड़ियां तैयार और साथ में डेथ रो का टिकट। थाईलैंड में उसके खिलाफ 6 मर्डर के वारंट खुले पड़े थे। वहां कोई रहम नहीं, कोई डील नहीं। कौन थे वो शिकार? दुनिया जानती है। बैंकॉक के एक फ्लैट में डच कपल का गला घोंट दिया। पटाया बीच पर एक अमेरिकन लड़की को इतना जलाया कि पहचानना मुश्किल था। फुकेट के पास एक कनाडियन स्टूडेंट की लाश समंदर में तैरती मिली। केस पुराने नहीं हुए थे, जख्म अभी ताजे थे। अखबारों ने नाम दे दिया बिकिनी किलर, क्योंकि ज्यादातर लाशें बिकिनी में मिली थीं। थाई सरकार उसके लिए बस एक ही सजा चाहती थी, मौत। तरीका चाहे फांसी हो या इंजेक्शन, अंजाम वही मौत। भारत अगर छोड़ता तो थाई पुलिस तिहाड़ गेट पर ही खड़ी मिलती, हथकड़ियां लेकर, और उस कमरे का रास्ता दिखाने जहां से कोई जिंदा नहीं लौटता। यहीं से शोभराज का दिमाग चलने लगा। हर रात सेल में बैठकर हिसाब लगाता, अखबार के किनारे पर तारीखें, नंबर लिखता। थाई कानून में मर्डर केस की लिमिट 20 साल की थी। 20 साल बाद केस अपने आप बंद। पहले मर्डर 1975 के थे। मतलब अगर 1995 तक थाईलैंड की पकड़ से बाहर रहा तो सारे केस खत्म। फांसी की रस्सी बेकार, मौत का इंजेक्शन सिर्फ धमकी बनकर रह जाता। लेकिन मुसीबत ये, भारतीय सजा 1986 में खत्म होनी थी। उसे पूरे 9 साल और चाहिए थे। वो 9 साल जो भारत कानूनन देने वाला नहीं था। हिसाब सीधा, अगर 1986 में उसे रिहा किया जाता तो बैंकॉक में मौत तय थी। लेकिन अगर वह 1995 तक जेल में रहता तो जिंदगी बच जाती। पहली बार शोभराज जेल में रहना चाहता था, लेकिन सवाल यह था, कानून कह रहा हो कैदी को छोड़ दो तो देश को कैसे मजबूर करोगे कि वो तुम्हें अंदर रखे? अगर वह नए केस स्वीकार करता तो जांच होती, ट्रायल और अपील में सालों लग जाते। लेकिन उसके पास इतना समय नहीं था। उसे चाहिए था कुछ तुरंत, कुछ इतना बड़ा कि खबर बन जाए, कोर्ट में सालों चले, कोई जल्दी निपटा न सके, एक्स्ट्राडिशन रुक जाए। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया, उतना ही शातिर, उतना ही खतरनाक, जेल से भागना। बस आजादी उसका मकसद नहीं थी, उसका मकसद था दोबारा पकड़ा जाना। योजना बिल्कुल साफ थी, तिहाड़ से बाहर निकलना, बाहर निकलते ही एक नया अपराध करना, ऐसा अपराध जो सुर्खियां बने, पूरा देश हिल जाए, मीडिया शोर मचाए और फिर वह खुद को दोबारा पुलिस के सामने ला खड़ा करे। जैसे ही वह पकड़ा जाता, खेल फिर से शुरू हो जाता। नया केस, नई जांच, नया ट्रायल, नई अपीलें। भारतीय अदालतों में सालों लगते हैं और वही साल उसके लिए सबसे कीमती थे, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ थाईलैंड के केस की समय सीमा खत्म होने के और करीब पहुंच रही थी। वह जानता था अगर वह बाहर आजाद रहा तो थाईलैंड उसे पकड़ लेगा, लेकिन अगर वह भारत की जेल में बंद रहा तो कोई उसे वहां तक नहीं ले जा पाएगा। जेल उसकी सजा नहीं थी, जेल उसकी ढाल थी और समय उसका सबसे बड़ा हथियार। अगर यह प्लान सुनने में पागलपन लग रहा है तो आप अकेले नहीं, लेकिन शोभराज की जिंदगी ही ऐसी थी। नामुमकिन लगने वाली योजनाएं जो चल जाती थीं तो दुनिया दंग रह जाती थी। अब तैयारी शुरू हो चुकी थी। एक्सरसाइज ग्राउंड में टहलते हुए उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान। प्लान एकदम क्लियर, बस कुछ चीजें और चाहिए थीं उसे। चार्ल्स शोभराज अच्छी तरह जानता था कि यह खेल अकेले नहीं जीता जा सकता। उसे ऐसे लोग चाहिए थे जो आजादी के लालच में अपनी जान भी दांव पर लगा दें।
ऐसे लोग जिन्हें ये यकीन दिलाया जाए कि रिस्क लेने का इनाम बाहर की खुली हवा होगी, और सबसे जरूरी एक ऐसी नींद की दवा जो बंदूकधारी गार्डों को मिनटों में गहरी नींद सुला दे, लेकिन किसी की जान न ले, क्योंकि एक भी मौत हो गई तो सीधा मर्डर केस लगता और फिर मामला इंडिया से बाहर थाईलैंड तक पहुंच जाता। उसे बाहर एक गाड़ी भी चाहिए थी, बिल्कुल सही वक्त पर। 1 सेकंड की चूक का मतलब गोली या फिर थाईलैंड में मौत या जेल, लेकिन कुछ न करना भी तो मौत ही था, पक्की फांसी। हर तरफ से सोचो तो करने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। तिहाड़ का ये राजा कैदी अब तक की सबसे बड़ी जेल ब्रेक पर अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा था। जेल से भागना सिर्फ इसलिए कि उसे कभी जेल से बाहर न निकलना पड़े। प्लान सुनने में पागलपन भरा लगता था, लेकिन उसके दिमाग में बिल्कुल साफ था। हर बड़े धोखे में ऐसे लोग चाहिए होते हैं जिन्हें लगे कि असली माल उन्हें ही मिलेगा। शोभराज ने 2 हेरोइन स्मगलर चुने। दोनों को उम्र कैद हो चुकी थी, खोने को कुछ बचा ही नहीं था। एक्सरसाइज यार्ड में साथ टहलते हुए वो धीरे धीरे प्लान की झलक दिखाता। कभी नींद की गोली की बात, कभी बड़े हंगामे का जिक्र, कभी जेल के बाहर खड़ी कार का सपना। स्मगलरों की आंखों में चमक आ जाती। तिहाड़ को लोग अभेद्य कहते थे, ऊंची दीवारें, खतरनाक गार्ड, वॉच टावर। लेकिन ये आदमी ऐसे बात कर रहा था जैसे दीवारें उसके लिए कागज की हों। बिना ज्यादा सवाल किए उन्होंने हां कर दी। फिर उन्हीं के जरिए 4 और कैदी प्लान में जुड़ गए, कुल 7 लोग आजादी के लिए गोली खाने को तैयार। लेकिन शोभराज ने उन्हें कभी नहीं बताया कि उसे आजाद रहना ही नहीं था। उसके साथ ही सोच रहे थे, नेपाल भागेंगे, नई पहचान बनाएंगे, पहाड़ी गांवों में छुपकर रहने लगेंगे। उन्हें क्या पता कि वो सिर्फ मोहरे थे, एक ऐसी चेस की बाजी के जिसका अंत पहले से ही हथकड़ियों और अखबारों की हेडलाइंस में लिखा था। वो सच हमेशा उसकी मुस्कान के पीछे छुपा रहता था। अगले 3 महीनों में शोभराज ने हथियार जमा करना शुरू किया। बंदूकें नहीं, नींद की गोलियां। पैसे वाले के लिए यह आसान था। खोखली किताबों में दवाइयां आती, विटामिन के पैकेट में गोलियां छुपा कर लाई जाती। एक नाइट शिफ्ट वाला गार्ड मोटरसाइकिल के पैसों के बदले असली माल अंदर पहुंचा देता। आधी रात को जब जेल सो जाती, शोभराज सेल में बैठकर गोलियां पीसता, अलग अलग डोज मिलाता, पानी में घोलकर टेस्ट करता। उसे ऐसा तरीका चाहिए था जिसमें आदमी मिनटों में गिर जाए लेकिन दिल पर कोई असर न पड़े। किसी अफसर की मौत का मतलब था सीधा मर्डर केस, और मर्डर केस में वक्त नहीं लगता। जल्दी ट्रायल, जल्दी फैसला, और शायद फांसी की सजा। उसे चाहिए थी सिर्फ बेहोशी, जिंदा शरीर लेकिन होश गायब, क्योंकि बेहोशी का मामला हत्या नहीं बनता, वह सिर्फ हमला माना जाता है, और ऐसे केस अदालतों में सालों तक लटके रहते हैं। वही देरी उसकी असली जीत थी। डोज पक्का करने के लिए उसने एक आवारा बिल्ली को दवा मिला खाना दिया। 4 मिनट में बिल्ली गिरी और बेहोश हो गई। सांस चलती रही। कुछ घंटे बाद उठकर भाग गई, बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसा शोभराज चाहता था। शोभराज ने इंसानी वजन के हिसाब से हिसाब लगा लिया। मार्च तक उसके पास इतनी दवा थी कि पूरी पार्टी सुला सकता था। अब सबसे बड़ा सवाल, दवा गार्डों तक कैसे पहुंचे? जवाब, बर्फी, मीठी घी से भरी, जिसमें न स्वाद आए न रंग दिखे। मेहमान नवाजी को हथियार बनाना उसे अच्छे से आता था। पहले भी इसी ट्रिक से लोगों को सुलाया था। अब वही जेल के अंदर चलने वाली थी। तारीख चुनी, 16 मार्च 1986। उसका असली बर्थडे नहीं था, लेकिन जेल में कौन चेक करता है। उन अफसरों के लिए छोटी सी पार्टी रखी जो हमेशा अच्छे से पेश आते थे। स्टाफ को कुछ गलत नहीं लगा, वो तो एक अच्छा कैदी था, मीठा बोलने वाला, गिफ्ट देने वाला, सबका दोस्त। एक छोटी पार्टी से क्या बिगड़ना था। पिछली रात शोभराज चैन से सोया। उसके साथी अपनी सेल में बेचैनी से टहलते रहे। बाहर गाड़ी तो तैयार थी। सबको अपना रोल पता था। मिठाई खानी थी, नॉर्मल रहना था, गार्ड गिरते ही शोभराज के पीछे चल पड़ना था। सुनहरे डिब्बे में बर्फी थी, जयपुर से लाई गई। 16 मार्च की सुबह हो गई। तिहाड़ के इतिहास की सबसे अजीब बर्थडे पार्टी शुरू होने वाली थी। दोपहर की हल्की धूप सलाखों से आ रही थी। पाइप्स पर रंगीन कागज लटक रहे थे। चादर पर लिखा था, हैप्पी बर्थडे चार्ली। वेनिला केक, प्लास्टिक के कप, चाय।
सब कुछ इतना नॉर्मल कि जेल जेल नहीं लग रही थी। शोभराज दरवाजे पर खड़ा हर आने वाले का स्वागत कर रहा था, वही पुरानी मुस्कान। 5 अफसर अंदर 2 बाहर खड़े होकर हंस रहे थे। ब्लॉक का सबसे बड़ा अफसर भी मौजूद था। अगर वो गिरता तो पूरा सिस्टम हिल जाता। केक कटा। दीवारों के बीच हैप्पी बर्थडे की बेसुरी आवाज गूंज उठी। शोभराज भी मुस्कुराते हुए उसी शोर में शामिल हो गया। मेरे दोस्तों, इतने साल साथ देने के लिए शुक्रिया। गार्ड मुस्कुराए। किसी ने दोस्ती से कंधे पर हाथ रखा। किसी को अंदाजा नहीं था कि बस कुछ मिनटों में सब कुछ उलट पुलट होने वाला है। ये पूरा सीन किसी फिल्म से भी ज्यादा अजीब लग रहा था। हाथों में बंदूकें लिए पुलिस वाले भारत की सबसे सख्त जेल तिहाड़ जेल के अंदर एक खतरनाक सीरियल किलर का जन्मदिन मना रहे थे। दीवारें वही थीं, सलाखें वही थीं, लेकिन माहौल बिल्कुल उलटा था। कहीं डर नहीं था, कहीं शक नहीं था। कोई भी उस कोने की तरफ नहीं देख रहा था जहां कुछ कैदी चुपचाप खड़े थे। ये वही लोग थे जो शोभराज के साथ भागने वाले थे। उनकी आंखें बार बार उसी की तरफ जा रही थीं। सबको पता था कि जब तक शोभराज इशारा नहीं करेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। पूरा प्लान उसी एक इशारे पर टिका था। उसी पल का इंतजार था जब वह सिर हिलाएगा या हाथ हल्का सा उठाएगा और फिर सब कुछ एक साथ शुरू हो जाएगा। शोभराज ने वो सुनहरा डिब्बा उठाया और खुद हर गार्ड के पास जाकर बर्फी बढ़ाई, बिल्कुल शरीफ मेजबान की तरह। आवाज नरम, चेहरे पर मुस्कान चिपकी हुई। बोला, ये बर्फी जयपुर की मशहूर दुकान से मंगवाई है, ट्राई करके देखो। गार्ड्स ने बिना सोचे खा ली। जेल का बेस्वाद खाना खाकर ऐसी मीठी बर्फी तो त्योहार जैसी लग रही थी। एक अफसर ने मजाक में दूसरे के हाथ से टुकड़ा छीन लिया। उसे क्या पता कि उसने अपनी डोज दोगुनी कर ली। शोभराज ने खाली डिब्बा नीचे रखा और दीवार की घड़ी देखी। 5:12। शिफ्ट 5:45 पर बदलनी थी। नए गार्ड आने से पहले सबको सुलाना जरूरी था। पहले 2 मिनट तो सब नॉर्मल, बातें चलती रहीं, चाय आई, एक गार्ड ने झोंक मारा, सब हंसे। फिर अचानक एक सीनियर अफसर बोलते बोलते रुक गया। पलकें तेज तेज झपकने लगीं, जैसे नींद से लड़ रहा हो। माथे पर पसीना आने लगा। उसी पल दूसरे के हाथ से चाय का कप छूटकर गिरा। मुझे कुछ बस इतना कहा और उसकी टांग जवाब दे गई। कटे धागे की गुड़िया की तरह दीवार से फिसलकर जमीन पर फैल गया। फिर तो जैसे लहर दौड़ गई। एक एक करके सब लड़खड़ाने लगे। कोई कुर्सी पकड़ता, कोई सिर थामता। एक सिपाही ने वॉकी टॉकी की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उंगलियां पहुंच नहीं पाई। गलियारे में खड़े दोनों संतरी मदद को दौड़े, लेकिन सेकंडों में वो भी ढेर हो गए। मिठाई अब उनके खून में घुल चुकी थी। 5 मिनट भी नहीं लगे, 7 गार्ड जमीन पर ढेर हो गए। सांसें चल रही थीं, लेकिन होश गायब था। देश की सबसे सुरक्षित जेल एक मिठाई आगे हार गई थी। शोभराज ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वह सीधे एक कांपते हुए गार्ड के पास झुका और उसकी बेल्ट से चाबियों का भारी गुच्छा निकाल लिया। उसका एक साथी खुशी में चिल्लाने ही वाला था, लेकिन शोभराज की एक तेज नजर पड़ते ही उसकी आवाज गले में अटक गई। यह जश्न का वक्त नहीं था। बेहोश पड़े गार्डों को उन्होंने खींचकर अंदर किया और दीवार के सहारे टिका दिया। उसके बाद शोभराज ने अपनी आखिरी चाल चली। 7 गार्डों को उन्हीं की कोठरियों में बंद कर दिया। वही लोग जो पहरा देते थे अब खुद बंद हो चुके थे। यह पल अजीब था, उलटा पुलटा और डराने वाला भी। लेकिन रुकने या देखने का वक्त नहीं था, अभी निकलना जरूरी था। फिर वह अपने 6 साथियों को साथ लेकर गलियारे में आगे बढ़ा। कोई भी तेज नहीं चल रहा था, कदम आराम आराम से रख रहे थे। उन्हें पता था कि भागने से शक होता है और घबराहट से गोलियां चलती हैं। वे ऐसे चल रहे थे जैसे रोज का कोई काम निपटाकर लौट रहे हों। एक ऊँघते हुए संतरी को शोभराज ने हल्का सा सिर हिलाकर सलाम किया। संतरी ने बस आधी आंख खोलकर देखा और फिर ऊँघने लगा। थोड़ी आगे एक क्लर्क कागजों में इतना डूबा था कि उसने सिर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझा। शिफ्ट बदलने में अब सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। आखिरी चेक पॉइंट सामने था। मोटे शीशे के पीछे एक गार्ड बैठा था और उसका हाथ पैनिक बटन के बिल्कुल पास रखा हुआ था। शोभराज उसके सामने रुका, चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने बिल्कुल साफ और सामान्य लहजे में हिंदी में कहा, वार्डन साहब के ऑफिस का जरूरी काम है, उन्होंने हम सभी को अपने ऑफिस में बुलाया है। गार्ड एक पल रुका, कुछ अजीब लगा, लेकिन सामने वही अच्छा कैदी था जो सालों से सबका फेवरेट था।
आखिर गेट खोल दिया गया। 1 मिनट में लौटता हूं, शोभराज ने हल्के से कहा। भारी स्टील का गेट उनके पीछे बंद हुआ। यह गेट जेल के बाहर नहीं, बल्कि एक खुले मैदान की तरफ खुलता था। मैदान के चारों ओर तिहाड़ जेल की ऊंची और मजबूत बाड़ लगी हुई थी। वार्डन का ऑफिस अभी भी जेल के अंदर वाले हिस्से में था, यानी वे बाहर नहीं निकले थे, बस आखिरी जोन में पहुंचे थे। अब उनके सामने सिर्फ एक ही काम बचा था, बाड़ पार करना। उन्होंने बिना समय गवाए बाड़ पर चढ़ना शुरू किया। एक एक करके सभी बाड़ के ऊपर पहुंचे और दूसरी तरफ कूद गए। उसी पल वे जेल की सीमा से बाहर थे। बाड़ के बाहर थोड़ी ही दूरी पर एक सफेद रंग की कार खड़ी थी। इंजन चालू था, ड्राइवर तैयार बैठा था। शोभराज और उसके साथी सीधे कार में बैठे। दरवाजे बंद हुए और गाड़ी बिना रुके आगे बढ़ गई। बाहर दिल्ली की ठंडी हवा पहली बार फेफड़ों में घुसी। पीछे तिहाड़ चुपचाप खड़ी रही। ब्लॉक बी में 7 गार्ड घंटों सोते रहेंगे, इससे पहले कि किसी को बंद सेल और गायब कैदियों की खबर मिले। उस सफेद एम्बेसडर कार में उसके साथी अभी भी कांप रहे थे। शरीर थका हुआ, लेकिन दिमाग उसी पल में अटका था जब जेल का भारी गेट उनके पीछे बंद हुआ था। किसी को यकीन ही नहीं आ रहा था कि वो सच में बाहर निकल आए हैं। सबके मन में बस एक ही ख्याल, अब जश्न मनाएंगे, बॉर्डर पार करेंगे, नेपाल जाएंगे और नई जिंदगी शुरू करेंगे। लेकिन शोभराज बिल्कुल अलग, न घबराहट न खुशी, बस वही हल्की सी मुस्कान। ऐसी मुस्कान जैसे उसे पहले से पता हो कि आगे का पूरा सीन क्या है, जैसे ये उसके लिए कोई नया खेल ही ना हो। गाड़ी उत्तर की तरफ नहीं मुड़ी, न किसी सुनसान रास्ते पर, सीधी दक्षिण की ओर, गोवा की तरफ, 1200 किलोमीटर दूर। वो गोवा जहां हर वक्त टूरिस्ट भरे रहते हैं, विदेशी घूमते हैं, पत्रकार नजर गड़ाए रखते हैं और पुलिस की आंखें हर कोनों पर घूमती रहती है। हर किलोमीटर जो गाड़ी आगे बढ़ रही थी, वो उसे आजादी से दूर, सुर्खियों के और करीब ले जा रही थी। उसके साथी समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये बचने का रास्ता नहीं, फंसने का रास्ता है। ऐसा ना हो कि वहां उस कार में सिर्फ एक आदमी जानता था कि ये जाल उसने खुद बिछाया है। उधर शाम ढलते ही तिहाड़ में हड़कंप मच गया। बेहोश गार्ड एक एक करके जागे। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। खुद को कैदियों की कोठरी में बंद पाया। रेडियो दूर, इज्जत गई। मिनटों में सायरन बजने लगे। पूरी जेल में जैसे आग लग गई हो। आधी रात तक अलर्ट पूरे देश में फैल गया, कश्मीर से केरल तक। हर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बंदरगाह, बॉर्डर, सब सील। एक ही खबर, बिकिनी किलर भाग गया। दिल्ली की हर आउटगोइंग सड़क पर नाके, हर गाड़ी रुकवाई जा रही थी, डिक्कियां खुलवाई जा रही थीं। इंटरपोल ने दुनिया भर में अलर्ट भेज दिया। अखबार चीख रहे थे, सीरियल किलर ने बर्थडे केक और बर्फी से गार्ड सुलाए, आराम से निकला। लोग डर रहे थे, लेकिन कहीं कहीं उसकी चालाकी की तारीफ भी हो रही थी। दिन गुजरते गए, न शोभराज मिला न उसके साथी। कोई बोला नेपाल भाग गया, कोई बोला मुंबई से जहाज पकड़ा, कोई बोला रिश्वत देकर प्लेन ले लिया। थाईलैंड से गुस्से भरे मैसेज आ रहे थे। हर अफसर की कुर्सी हिल रही थी। और इसी बीच जब पूरा देश उसे ढूंढ रहा था, शोभराज गोवा के एक टूरिस्ट रेस्टोरेंट में आराम से बैठा था। कुर्सी पर खुली खिड़की के पास झींगा करी खा रहा था। न भेष बदला न नाम, वही टोपी, वही चश्मा, हाथ में अखबार। उसी अखबार का पहला पेज जहां उसकी अपनी फोटो छपी थी। 6 अप्रैल 1986, उसका असली जन्मदिन। जेल से भागने के ठीक 3 हफ्ते बाद पास की टेबल पर यूरोपीय टूरिस्ट से हंस हंस कर बातें कर रहा था, बिल्कुल आम आदमी जैसा। तभी लोकल इंस्पेक्टर मधुकर झंडे को खबर मिली, समंदर किनारे के रेस्टोरेंट में शोभराज जैसा कोई बैठा है। झंडे को यकीन हुआ, लेकिन जब पहुंचे और शीशे के पार देखा, दिल धक से रह गया। शोभराज वहीं था। अंदर गए, मेज के पास पहुंचे, बोले, तुम चार्ल्स शोभराज हो, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। पूरा रेस्टोरेंट शांत, सब खाना रोककर देखने लगे। शोभराज ने करी से नजर उठाई, इंस्पेक्टर की आंखों में देखा, फिर मुस्कुराया। आराम से हथकड़ी आने से पहले ही दोनों कलाइयां आगे बढ़ा दी। बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैं तैयार हूं, मुझे पकड़ लो। भारत की सबसे बड़ी जेल ब्रेक के सिर्फ 3 हफ्ते बाद
वो एक रेस्टोरेंट में पकड़ा गया। न भागा न छुपा। अफसरों को राहत भी मिली और हैरानी भी, इतना बड़ा भगोड़ा खुले में क्यों घूम रहा था। पूछताछ में सच धीरे धीरे खुला। शोभराज ने साफ कहा, मुझे आजादी चाहिए ही नहीं थी। यह सारा नाटक था। हर कदम प्लान किया हुआ था ताकि नए केस बने, तारीखें बढ़ें, साल गुजरें। भारत में नए केस, भारतीय कोर्ट, भारतीय जेल, और थाईलैंड में समय खत्म होता जाए। जब तक थाईलैंड उसे ले जाता, वहां के सारे मर्डर केस अपने आप बंद हो चुके होते। उसे 10 साल और सजा मिली। यह था चार्ल्स शोभराज, जिसके लिए जेल से भागना ही जिंदा रहने का सबसे सुरक्षित रास्ता था। फरवरी 1997 में 52 साल का चार्ल्स शोभराज तिहाड़ जेल से बाहर निकलता है। इस बार वो सच में आजाद था। सालों की कैद के बाद पहली बार खुली हवा में सांस ले रहा था। थाईलैंड की तरफ से उसके खिलाफ गिरफ्तारी के कागज अभी भी थे, लेकिन अब उनका कोई मतलब नहीं बचा था। केस की टाइम लिमिट खत्म हो चुकी थी। कैमरों की चकाचौंध में वो पेरिस की फ्लाइट में बैठा। एयरपोर्ट पर वो किसी फिल्मी हीरो जैसा लग रहा था, रहस्यमयी और चालाक। फ्रांस पहुंचकर वो ऐसे उतरा जैसे उसका देश उसे पूरी तरह बचा रहा हो। फ्रांस अपने नागरिकों को ऐसे केसों में दूसरे देश को नहीं सौंपता जहां टाइम लिमिट खत्म हो चुकी हो। अब उसके सामने जेल के दरवाजे नहीं, बल्कि किताबों और इंटरव्यू के ढेर सारे ऑफर थे। वो अपनी कहानी बेचने लगा। फिल्म वाले मिलने लगे, लेखक उसके साथ घंटों बैठते, पत्रकार पेरिस के कैफे में कॉफी पीते हुए उससे बातें करते। वो अलग अलग देशों की हत्याओं की कहानियां ऐसे सुनाता जैसे कोई पुरानी फिल्म सुना रहा हो। जेल के वो साल उसने अपने फायदे में बदल लिए थे, लेकिन घमंड कब तक टिकता है। 2003 में उसने ऐसा फैसला लिया कि सब हैरान रह गए। वो नेपाल जाने लगा, वही नेपाल जहां दिसंबर 1975 में काठमांडू में 2 विदेशी टूरिस्टों की हत्या हुई थी। एक अमेरिकन लड़की कॉनी जो ब्रॉन्जिच और एक कनाडियन लड़का लॉरेंट कैरियर। दोनों का गला घोंटकर मारा गया था। इन हत्याओं में शोभराज का नाम शुरू से जुड़ा था। नेपाल के कानून में हत्या के केस कभी बंद नहीं होते, वो अभी भी खुले थे, सबूत सुरक्षित रखे थे। सवाल ये कि जो आदमी 11 साल जानबूझकर जेल में रहा ताकि बाहर न निकल सके, वो खुद क्यों चला गया ऐसे देश में जहां अभी भी उसकी तलाश की जा रही थी। कुछ कहते हैं कि उसे अपनी चालाकी पर ज्यादा भरोसा हो गया था। लगने लगा कि हर बार बच निकलेगा। शायद सोचा कि इस बार भी कुछ नहीं होगा, लेकिन सच ये था कि वो जीतकर रुकना कभी सीखा ही नहीं। नेपाल पहुंचने के कुछ हफ्तों बाद एक पत्रकार ने उसे काठमांडू के एक कैसीनो में पहचान लिया। पुलिस को खबर मिली, कैसीनो घेर लिया गया। इस बार न कोई ट्रिक, न प्लान, न बहाना, बस एक बूढ़ा आदमी जो उस देश में पकड़ा गया जहां पुराने पाप कभी माफ नहीं होते। 2004 में नेपाल की कोर्ट ने उसे हत्या का दोषी ठहराया। सजा उम्र कैद। अपीलें भी फेल हो गई। कई सालों तक वो काठमांडू की जेल में रहा। अब न कोई लग्जरी लाइफ, न स्पेशल ट्रीटमेंट। सेहत खराब होने लगी, दिल की बीमारी हो गई, आंखों की रोशनी कम होने लगी। वो थका हारा, कमजोर कैदी बन गया था। दिसंबर 2022 में 78 साल की उम्र में नेपाल सरकार ने उसे इंसानियत के नाम पर छोड़ दिया। हालत इतनी बुरी थी कि जेल में रखना सही नहीं लगा। व्हील चेयर पर बैठकर वो फ्रांस लौटा। जो आदमी चालाकी और तेज दिमाग के लिए मशहूर था, उसकी इमेज अब टूट चुकी थी। जिसने कई देशों को मूर्ख बनाया, वही आखिरी स्टेप पर खुद को रोक नहीं पाया। आज भी गोवा के ओकोक्वेरो रेस्टोरेंट में उसकी एक मूर्ति लगी है, उसी टेबल के पास जहां उसे पकड़ा गया था। लोग वहां खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। एक सीरियल किलर का नाम अब एक जगह की पहचान बन गया है। वेब सीरीज ने उसकी स्टोरी फिर से हिट कर दी। लेकिन सच ये है कि चार्ल्स शोभराज आखिर में हार गया, क्योंकि जो कभी रुकना नहीं सीखता, वो देर सबेर गिरता जरूर है। आज जनवरी 2026 में 81 साल का शोभराज पेरिस में रह रहा है, एक आजाद आदमी, स्पॉटलाइट से दूर, लेकिन कभी कभी सामने आ ही जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही असली और दिलचस्प कहानियां आगे भी मिलती रहें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और नीचे कमेंट में बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही कमेंट में ये भी ज़रूर लिखिए कि अगली बार आप किस विषय पर नई कहानी सुनना चाहते हैं, ताकि मैं उसी पर रिसर्च करके आपको कहानी सुना सकूं।
पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।